आज हमारे बीच हैं रश्मि गोलिया, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और साथ ही साथ एक्ट्रेस भी हैं। और अभी इन्होंने एक मूवी को भी डायरेक्ट किया था कुछ टाइम पहले, जो कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई थी। अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी इस फिल्म का हुआ था। तो सबसे पहले तो रश्मि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और हमारी तरफ से भी और हमारे दर्शकों की तरफ से भी। तो सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आपने अपने सोशल मीडिया की शुरुआत कैसे की और कब शुरू करी? सर, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो फेसबुक पे तो मेरे ख्याल से मैं ऑर्कुट पे पहले थी। फिर 2009 में फेसबुक पे आई जब ऑर्कुट बंद हो गया। तो ठीक है, पुराने साथी मिल रहे थे, स्कूल के इतने साल पुराने। आप जब स्कूल से निकल के आपको 15-17 साल हो जाते हैं, तो उस पे एक फ्रेंड मिली, फिर दूसरी मिली, तो बहुत ही अच्छा लगा कि जिनके साथ आपके बचपन की इतनी सुनहरी यादें हैं, वो अब कहाँ, कौन से देश, कौन सी सिटी में उनके बच्चे। तो इतने टाइम बाद हम लोग निकले हुए, तो बड़ा अच्छा लगा उन सबसे जुड़ के। तो फेसबुक के लिए एक लाइकिंग थी, मगर बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे फेसबुक में। जैसे जान पहचान के लोगों को ही हम फ्रेंड बनाते थे, सब कुछ लॉक रखते थे। धीरे धीरे कोविड से कुछ साल पहले, मुझे नहीं पता मैंने कब इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया, और वो इसलिए बना लिया कि सब लोग बना रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था मैं पीछे ना रह जाऊं सबसे। तो एक होड़ होती ना, हम भी दुनिया के साथ में चले, नई चीजें क्या है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आज मैं स्क्रीन पे ये भी बताना चाहूंगी, मेरा एक बेटा है, तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे नई चीज, तो हम उनके सामने वो, अरे मम्मी आपको कुछ नहीं पता, आप रहने दो, तो ऐसा वाला कमेंट ना आए और ऐसा फील ना हो। तो कई बार ना पेरेंट्स को ऐसा लगता है हम भी कंधे से कंधा मिला के चले, और हमें ये न्यू जनरेशन के बच्चे हमें कहीं ऐसा ना बोले कि नहीं पता है। तो एक बना के, मात्र एक फोटो डाल के, वो पता नहीं कितने साल से पड़ा हुआ था, उसका मैं पासवर्ड भी भूल चुकी थी, बट मोबाइल से आप रीसेट भी कर सकते हो। तो कोविड में ऐसा हुआ कि बहुत टाइम मिला, बहुत बोर हो रहे थे, फ्री थे, लोगों की क्रिएटिविटी निकल के आ रही थी। तो मुझे भी एहसास हुआ कि इंस्टाग्राम भी देखूं, अभी टाइम बहुत बच रहा था। तो फेसबुक के बाद, यूट्यूब के बाद मैंने इंस्टाग्राम देखा, तो मुझे बड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था कि बड़ा डिफरेंस है। यहाँ तो फोटो फोटो डालते हैं, लिखते ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये है क्या चीज। तो सभी को जैसे एक चेंज में थोड़ा सा लगता है ना कि एडजस्ट नहीं हो पाते, तो वैसा लगा शुरुआत में। लेकिन कोविड में मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, कुछ पुरानी फोटो फेसबुक से निकाल के डाली, कुछ नए कंटेंट बनाने शुरू किए, लोगों को वॉच किया। सबसे अच्छा महत्वपूर्ण रहता है आप दूसरों को वॉच करें, तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिलते हैं। लेकिन करें फिर अपनी क्रिएटिविटी, नई चीज लेके आए, दूसरों से सीखे, मगर करें फिर अपना। बस फिर यही फॉर्मूला मैंने भी अपनाया, और काफी वॉच करने के बाद कुछ न्यू कंटेंट बनाए। रश्मि जी, अब आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाया जा सकता है? सर, मैं तो ये बोलूंगी कि कई बार मैं देखती हूँ कुछ लोग बहुत वाहियात सी हरकतें करते हैं कि कुछ भी करो फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन वो किस काम के? फिर आपको वो ट्रोल कर रहे हैं, दिन भर आपको बैठ के आपका मजाक बना रहे हैं। इस तरीके की उपलब्धि और फॉलोअर्स बढ़ाना मुझे तो कभी नहीं अच्छा लगा। मुझे एक ही चीज समझ में आई है, या शायद मैंने जिन लोगों को फॉलो किया, जिन लोगों को वॉच करके मैं सीखी हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अच्छा, और कंटेंट भी किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, जो आपके अंदर जो चीज है। आप किसी को देख के अचानक से रातों रात नहीं सीख सकते। जैसे कि सर, आपका अकाउंटेंसी में महारत है, तो आप अकाउंटेंसी में ही अगर कंटेंट बनाते हैं और आप कर ही रहे हैं इतना अच्छा, तो ऐसे मैंने रियलाइज किया कि मेरी 2-3 फील्ड्स हैं, 2-3 चीजों की निश थी जो मैंने पहचानी। फैशन लाइफस्टाइल शुरू से था, एजुकेशन फील्ड में हूँ तो उसी से रिलेटेड, पर्सनालिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड, यही सारी चीजों को मैंने फिर अपनी निश बना के प्रॉपर उस पर क्रिएटिविटी लेकर के आई कि बाकी लोगों से अलग क्या। लोग तभी आपको फॉलो करेंगे जब उनको कुछ नया मिलेगा। उनको वही सारी चीजें दूसरी जगह भी देखने को मिल रही है, और आपका भी कॉपी कैट अलग समझ में आ जाता है, तो उसमें कुछ नई चीज नहीं दिखेगी, तो वो अनफॉलो कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि कंटेंट बनाने के लिए क्या कुछ हैक्स आप दे सकते हैं, क्या कुछ टिप्स दे सकते हैं कि कंटेंट किस तरीके से इजीली बन जाए और फास्टली बन जाए? उसके लिए सर मैं ये बोलूंगी, जैसे हम एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करते हैं। सर, आप तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में आप मेरे सर रहे अकाउंट्स के। तो हम लोग क्या होता है, महीने
एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ने बैठते थे। पहले तो ऐसे ही चलता था, एंड मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद मी। तो यही था। तो तब भी हम क्या करते थे, बड़े सिस्टमैटिक पढ़ते थे। तो भैया एक हफ्ते ये टॉपिक 2 यूनिट्स कर ली, 5 यूनिट्स 6 यूनिट्स हुआ करती थी। फिर एक हफ्ते ये पढ़ लिया, तो बड़ा अच्छा सा शेड्यूल बनाते थे, उसका टाइम टेबल बना के पढ़ते थे। तो मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ। मैं अपना कंटेंट मतलब एडवांस में उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे कब क्या डालना है। जैसे दिवाली आने वाली थी, तो मैंने देवी जी के 8 रूप की हमारे घर की लक्ष्मी एक कंटेंट प्रिपेयर किया था, जो बहुत लोगों को पसंद आया। बहुत दिनों तक मुझे दिवाली कब की निकल गई, लेडीज मिलती थी, मुझसे पूछती थी अरे वो कुछ करो ना, उसको कंटिन्यू करो। बट इतना इजी नहीं होता है। और वो मैंने बना लिया था नवरात्रि के टाइम। तो 1 महीने पहले से ही मैंने, वो किसी ब्रांड की साड़ीज थी। तो कोई भी चीज अगर आपके पास है किसी भी चीज को, लेकिन आप कंटेंट कुछ रिलेटेड बनाइए। तो मैंने दिवाली पे घर की लक्ष्मी क्या क्या काम करती हैं, तो बस उसको दिमाग में लेकर के आई। मैंने सब कुछ पॉइंट करा। फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, स्क्रिप्ट है, आपकी एडिटिंग है, सब कुछ वेल एडवांस में प्रिपेयर होके ड्राफ्ट में सेव कर देती हूँ मैं, वेल एडवांस में 1-2 हफ्ते पहले। तो मेरा सबसे यही कहना है कि अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, जैसे कि एग्जाम में करते हैं उसी तरीके से। बहुत बढ़िया। हैशटैग का भी लोग यूज करते हैं, तो हैशटैग का सही उपयोग क्या है और किस तरीके से हैशटैग यूज किए जा सकते हैं? सर हैशटैग का ऐसा है कि कुछ टाइम पहले तक तो बहुत ज्यादा था। तो रेलिवेंट हैशटैग आपका जैसे फैशन लाइफस्टाइल से है, या सपोज मैं साड़ी गर्ल के नाम से, साड़ी दीवा के नाम से ज्यादा फेमस हूँ कि सभी प्रांतों की साड़ी को मैं ज्यादा प्रमोट करती हूँ, तो मैं साड़ी से रिलेटेड सारे हैशटैग करती थी। अब साड़ी के अलावा साड़ी लवर, इंडियन साड़ीज, आप जितने भी हैशटैग उसमें कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी कीवर्ड्स हैं। आप कोई वर्ड भी अगर लिखते हैं तो आप अगर उसके थ्रू सर्च करेंगे तो वो आता है। तो अभी हैशटैग का इतना ज्यादा रह नहीं गया है। तो अभी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि चेंज होती रहती है, हर चीजें चेंज होती है। अपग्रेड होने के बाद में अभी 2024 एंड पिछले साल 2023 में से भी चला गया था, हैशटैग का ट्रेंड इतना रहा नहीं है। अक्सर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो नए, जो इंस्टाग्राम पे जो लोग आते हैं वो लोग करते हैं, मतलब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कॉमनली लोग करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए? मेरी एक फ्रेंड है, उसने नई नई इंस्टाग्राम पे आई और बड़ा अच्छा शौक चढ़ा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से बता पाऊंगी। उसने सोचा कि मैं 5000 फॉलोअर्स बढ़ा लेती हूँ, फेक फॉलोअर्स, पैसे देके बहुत नॉमिनल अमाउंट में उससे 5000 फॉलोअर्स हो गए उसके। और उसके उस तक तो ठीक है, फॉलोअर्स दिख रहे थे, भीड़ दिख रही थी, बड़ी खुश थी। लेकिन आज की डेट में भी 1-1.5 साल में अब ऐसा लगा कि ठीक है, कुछ कंटेंट भी बना रहे हैं लेकिन वो सब तो फेक है। और काफी सारे लोगों को समझ में आ जाता है, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फेक फॉलोअर्स कहाँ हैं, फेक लाइक्स कहाँ पर हैं। आपको उनकी पोस्ट जीरो रहेगी, उनके फॉलोअर्स जीरो रहेंगे। तो ऐसे खरीदे हुए फॉलोअर्स आराम से अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको रिसर्च के थ्रू पता चल जाता है किस प्रोफाइल पे फेक फॉलोअर्स हैं। तो ऑफ कोर्स उसकी प्रोफाइल पे भी सारे लोगों ने वॉच करते ही होंगे, तो ओरिजिनल फॉलोअर्स फिर कम हो रहे थे। तो अभी उसको जैसे ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी गलतियां कि हम स्टार्टिंग में, अब वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाना चाहती है और ओरिजिनल लोग चाहती है कि मुझे अच्छा लोग मिले, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ उस हिसाब से हो नहीं पा रही है क्योंकि शुरुआत उसकी फेक से हुई। दूसरा एक जो मुझे चीज लगती है, जैसे कि मैंने अभी कहा भी था कि कुछ लोग बस फेमस होने के लिए बहुत वाहियात हरकतें करते हैं, वाहियात रील्स बनाते हैं। साड़ी की गरिमा, जैसे मैं साड़ी लवर हूँ, या साड़ी को इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारी, उसको मैं पोर्ट्रे, या इवन आप सूट है, वेस्टर्न वेयर है, तो उनकी सबकी एक गरिमा है। आपने पहन तो लिए कहने के लिए, मतलब गांव में भी लेडीज साड़ी किसी भी तरीके से पहन के बहुत, हम बोलेंगे, अभद्रता से उसको पेश कर रही हैं। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी कभी कभी बड़ी बेकार लगती है कि आप ऐसी गलती कर रहे हैं, फिर कल के दिन आपको लगेगा तो वही चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छा कंटेंट बनाइए, अच्छी क्वालिटी रखिए, अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कीजिए और आपको अच्छे लोग मिलेंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी मिलेगी। और फिर ये जो लोग बोलते हैं ना, ट्रोलर्स, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स पढ़ के कभी ऐसा लगता है कि लोग कैसे डाल रहे हैं। आप डाल रहे हैं तभी तो लोग आपकी इस तरीके से गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। फिर आपको मतलब जेन्युइन रहें अपनी तरफ। जेन्युइन जो आप हैं, आप छुपाइए मत, आपको नकली रहने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे आज की डेट में, मैं बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं बना के बैठती हूँ, मैं जो हूँ
वैसे ही बोल देती हूँ, वैसे ही लिख लेती हूँ। अभी मेरा फिटनेस से रिलेटेड एक हफ्ते का मैंने डेली का बनाया था, तो उसमें मुझे मेहनत नहीं लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ा कि मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। मैं जैसी जेन्युइन हूँ, जो मैंने सुबह से खाया, जो किया, वो सारी चीजें, और जो मेरा वेट रिड्यूस होता जा रहा था क्लियरली दिखा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, कि आप अगर जेन्युइनिटी अगर शो करते हो, हर कोई जेन्युइन के पीछे भागेगा। वो फॉलोअर्स वहां पर ही बढ़ेंगे जब आप जेन्युइनिटी शो करेंगे। एक अच्छी पोस्ट और एक वायरल पोस्ट में क्या अंतर होता है? सर, ये तो एल्गोरिथम आज तक किसी को नहीं पता चला, इवन मैं खुद भी नहीं समझ सकती हूँ। मेरी कुछ कुछ जिसको मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कभी मैंने, अब जैसे अभी मैंने बात की घर की लक्ष्मी, ठीक है, अच्छे व्यूज आए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, लेकिन ऐसी कोई वायरल नहीं हुई, जबकि मुझे ऐसा लगा था कि वायरल हो जानी चाहिए। भाई, मैंने 8 रूप एक स्त्री के, दिवाली के टाइम पे सफाई करने वाली स्त्री, घर में नाश्ता बनाती है जो खुरमे गुजिया, वो वाली देवी लक्ष्मी का रूप बताया, सब कुछ बताया, लेकिन वो नॉर्मल चली। तो मेरी जब जब जिस पोस्ट से एक्सपेक्टेशन रही है, वो पोस्ट ने कभी वायरल नहीं हुई है। और जिसके लिए मैंने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा था, मैं एक साड़ी का प्रमोशन करते करते फिर मुझे आया कि मैं कुछ कम्युनिकेशन के टिप्स अच्छे तरीके से बता दूं। तो उसमें जो गलतियां हम करते हैं, जैसे हम फोल्ड करके हैंड्स बैठते हैं या बात करते हैं किसी से, तो ये डिफेंसिव वो रहता है। तो मैंने कहा इसके ऊपर भी एक बना ही लेती हूँ। ऐसे ज्यादा कुछ सोचा नहीं और बैठ के वीडियो बना लिया, सामने किसी को मोबाइल पकड़ाया और 5 उसके वो बताए। आप यकीन मानिए, वो 10-10 मिलियंस 2 बार वायरल हो चुकी है वो पोस्ट बार, एंड बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं। तो कुछ कह नहीं सकते कभी क्या चीज वायरल हो जाती है, कभी क्या। तो वो एल्गोरिथम तो इंस्टाग्राम बाबा ही जानता है, कोई नहीं जानता। जनरली जो नए लोग जो आते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ किस तरीके से वो कनेक्ट हो सकते हैं, या किस तरीके से वो ब्रांड से कनेक्ट हो सकते हैं, और किस तरीके से उनका कोऑपरेशन या उनकी मदद ले सकते हैं अपने आप को ग्रो करने में? इन्फ्लुएंसर से, अगर किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर से जुड़ना है, तो मेरे ख्याल से आप जब उनकी कोई भी पोस्ट आती है, रील आती है, आप उनको फॉलो कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, अपनी प्रेजेंस दिखाइए, एंड वैल्यूबल या डिस्कशन वाले अच्छे कमेंट्स, तो आपकी नजर, मतलब सबकी नजर आपकी कमेंट पे पड़ेगी। इवन वो इन्फ्लुएंसर है, वो भी, मैं भी, कई जो फॉलोअर्स है मेरे, उनके मुझे नाम याद हो गए हैं, मतलब मैंने नहीं फॉलो बैक किया हुआ है, लेकिन मुझे नाम से याद हो गए, क्योंकि हर पोस्ट पे उनका आता है। तो आपके जेन्युइन कमेंट्स रहेंगे, एप्रिसिएशन वाले कमेंट्स रहेंगे, कभी कुछ क्वेश्चन है, रेदर देन इंस्टेड ऑफ ट्रोलिंग देम या पुलिंग देम बिहाइंड, आप उनको अगर अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आपकी ऊपर नजर पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड इसी तरीके से ब्रांड से, आजकल सारे ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे हैं, आप ब्रांड्स पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि मैं तो खैर अपनी अगर बात करूं, तो मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कि ब्रांड्स या बहुत सारी जगह पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, कमेंट करना। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आप जेन्युइन और कंटेंट अगर आपका अच्छा है, तो आपने एक बार भी अगर आपकी प्रेजेंस दिखाई है, तो ब्रांड पलट के देखेगा, इन्फ्लुएंसर आपकी प्रोफाइल को देखने आएगा। मगर जब वो देखने आए, तो आपकी प्रोफाइल में अच्छी चीजें दिखनी भी चाहिए, तो कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल अच्छी रहेगी, तो सब लोग कनेक्ट होना चाहेंगे। हाँ, डेफिनेटली कंटेंट अगर अच्छा होगा तो लोग फॉलो भी करेंगे और लोग आपको काम भी देना चाहेंगे। हाँ। जनरली सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं, या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रूप में काम करते हैं, तो कई बार उनके सामने, भाई ये तो सोशल मीडिया है, यहाँ पे अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे, तो बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। कई बार बड़ी स्थिति विचित्र हो जाती है, कई लोग बहुत अभद्र भाषा का यूज कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल कैसे किया जाए, या इस केस में जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्या उसके लिए कर सकते हैं? ओम इग्नोराय नमः, मैं तो ये फॉलो करती हूँ। मैं सबको यही बोलूंगी, इग्नोराय ही करिए। और क्योंकि देखिए, स्ट्रेस तो मुझे कभी नहीं हुआ, मैंने इतना, कभी कभी जैसे पुरानी पोस्ट या किसी पे जाती हूँ, इतना ज्यादा नजर नहीं रख पाती हूँ। जब देखती हूँ अगर कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स है, मैं सीधे ब्लॉक कर देती हूँ। फॉलोअर्स कम होंगे ना, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ऐसे लोग आपकी प्रोफाइल में होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने अभी करा है, फिर नेक्स्ट करेंगे, तो जितने हो सकते हैं ब्लॉक 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 के अलावा, बस मुझे यही लगता है, उनको आप जवाब देके आप सुधार नहीं सकते। कुछ लोग क्योंकि फेक प्रोफाइल बना के सिर्फ इसीलिए बैठे हैं, और उन पे अगर देखेंगे तो फिर आपके दिमाग में नई चीज के लिए क्रिएटिविटी कहाँ आएगी। वो आई इसलिए थे कि आप नया कुछ, क्योंकि वो खुद तो कुछ नया करते नहीं है, जो कर रहे हैं उनको जाकर के
उनको पुल डाउन करना, तो वो पीछे आपको धकेलेंगे। तो बेटर है कि आपको एक भी अगर कमेंट ऐसा लगता है उसी टाइम पे ब्लॉक मारिए और मान के चलिए कि ये आए नहीं इसलिए, तो ज्यादा उनका लोड मत लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे लोग भी बहुत मिलेंगे। मुझे तो टचवुड मैं अगर देखूं तो मेरी सोशल मीडिया पे ये परसेंटेज 90:10 का रहा है। 90 पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव कमेंट, अननोन लोग भी जिनको मैं नहीं जानती हूँ वो लोग भी बहुत अच्छे कमेंट्स करेंगे। 2 4 10 अगर किसी पोस्ट पे हार्डली 2 या 3 कुछ ऐसे बेकार से कमेंट आते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं उनका। तो मैं इग्नोर करती हूँ, बहुत ही बेकार लगता है तो ब्लॉक कर दो, किस्सा ही खत्म। हाँ, बिल्कुल। कंटेंट डालना तो एक अच्छी चीज है और लोग कर भी रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है बीच बीच में कंसिस्टेंसी लॉस हो जाती है लोगों की, कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो किस तरीके से कंसिस्टेंट रहें, क्या ऐसा कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलूंगी सर, जैसे मैं वर्किंग हूँ, मेरी जॉब प्रोफाइल कुछ और है, तो मैं बहुत दिन भर कंटेंट और दिन भर नहीं सोचती हूँ ना। दिन भर ये आप सैटरडे या संडे या आपको छुट्टी का जो दिन है आपको ये एक दिन फिक्स कर लेते हैं और उस दिन में बैठ करके आपने पहले से प्लान कर लिया। जैसे अभी का अगर मैं एग्जांपल लूं तो आज की डेट में अभी पीछे से मुझे अमेजोन का आ गया है, कहीं से जो कुछ भेजने वाली थी ब्रांड अमेजोन के थ्रू, तो मैसेज आ गया है कि डिलीवर्ड। तो घर पे सामान आ गया है, 3 4 सामान ऑलरेडी पहले से है, सब मैं पहले से ही टाइम मांग लेती हूँ कि भैया आई विल टेक एटलीस्ट 15-20 डेज। तो जो भी ब्रांड मुझे सामान भेजता है या मुझे जो भी अपना खुद का पर्सनल भी अगर मुझे कंटेंट बनाना होता है खुद के लिए भी, अपनी प्रोफाइल के लिए भी, तो मैं वेल प्लान्ड कर लेती हूँ पहले से कि मुझे उस दिन ये चीज पे काम करना है। तो एक ही दिन में मैं बहुत सारा बना के रख लेती हूँ। तो आप इसको बोलते हैं बैच। आप बहुत सारा अगर बना के रख लेते हो तो आपके पास 15 दिन का तो कंटेंट, 15-20 दिन का कंटेंट आप आराम से बना सकते हैं अगर आप अच्छे से 5-6 घंटे देते हैं तो शूट्स का, आपकी स्क्रिप्टिंग का, एडिटिंग, या आप हेल्प ले सकते हैं, एडिटिंग किसी और दिन कर सकते हैं, लेकिन शूट एक दिन आप कर सकते हैं। मेरा ऐसा हो गया कि मैं जिस दिन शूट करती हूँ रात में बैठ के कुछ तो मैं एडिटिंग कर ही लेती हूँ, क्योंकि वो फ्रेश होता है आपके माइंड में कि आपने किस सोच से ये बनाया था। और नहीं भी टाइम मिलता है तो नेक्स्ट वीक फिर मैं उसकी एडिटिंग कर लेती हूँ। तो ऐसे करके वो तैयार हो जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है। जब आपके पास अच्छा खासा मैटर रहेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसको ऑलरेडी ड्राफ्ट में सेव करके रख लीजिए, लिख के, म्यूजिक दे के, सारी चीजें। तो बस आप चाहें तो अभी आप पोस्ट भी टाइमिंग्स के अनुसार, मगर ये कि मुझे कोलैबोरेट करना है तो फिर वो नहीं लेता है कोलैबोरेशन में, तो वो ध्यान देना पड़ता है। बस मैं ड्राफ्ट में सेव करती हूँ और मुझे सुबह 8 बजे डालना है, 12 बजे डालना है, शाम को 6 बजे डालना है, मुझे फिर सिर्फ उसको शेयर करना रहता है कोलैबोरेशन में। आप एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में भी हैं, साथ साथ आप एक्ट्रेस भी हैं, तो मूवी मेकिंग या उसमें भी टाइम देना होता है, प्रोफेशनल लाइफ को आपको टीचिंग को भी टाइम देना है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी आपको टाइम देना ही देना है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं, इतने सारे कामों को? हाँ सर, उसके लिए मैं बोलूंगी कि मेरा एक बहुत अच्छा टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस। तो मैं एग्जीक्यूटिव्स को, ऑफिसर्स को पढ़ाती हूँ, लेकिन पढ़ाने के पहले मैं खुद अप्लाई करती हूँ कि भाई ये सारे फॉर्मूले टिप्स मैं जो दे रही हूँ वो मेरी हो रहे हैं कि नहीं, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं। बिकॉज आप बाहर दुनिया को पढ़ा रहे हो और खुद ही नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो मैं देखती हूँ कि वो सारे टिप्स बहुत इजीली हो जाते हैं। बस ये है कि डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि आज अगर हमने इस काम के लिए सोच के रखा है, तो मैं शेड्यूलिंग बहुत अच्छी करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट, टू डू लिस्ट मेरी जैसी होती है, जैसे आपने 6 का टाइम दिया था, बिल्कुल 6 बजे यहाँ पहुंच गई। तो मुझे मालूम है, मैंने 7:30 तक सबको मना किया, कोई मुझे कॉल नहीं करेगा, जो मेरे घर के या दूसरे लोग हैं। तो सबको पता चल जाता है आप किस चीज के लिए कितने सिंसियर हो। तो सिंसियरिटी बहुत होनी चाहिए। आप किसी चीज को करो तो बहुत शिद्दत से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। तो मेरा जैसे टीचिंग का है, तो टीचिंग में भी ऐसा होता है कि वैसे तो इतने साल हो गए, बहुत सी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी जब तक आप अपग्रेड नहीं रहोगे समय के साथ, जैसे हम स्मार्टफोन को हर कभी अपग्रेड करते रहते हैं, भैया नए फीचर्स आ गए, व्हाट्सएप पे नया फीचर आ गया, अपग्रेड कर लें। तो ऐसे हम तो इंसान है, हमको भी अपग्रेडेशन की कितनी जरूरत है, वरना कोई नहीं पूछेगा। तो स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे ही नहीं अगर आपने नई चीजें नहीं करी है तो मेरा उसका टाइम फिक्स है, वो मुझे कब करना है, नई चीजें कब ढूंढ के मुझे इंक्लूड करना है, मेरी न्यू पीपीटीज, मेरा महीने भर में उसका भी शेड्यूल बना हुआ रहता है। तो वेल इन एडवांस, और ये सब आप जैसे गुरुओं से ही सीखा है मैंने सर। अभी आपकी डेड सोसाइटी मूवी में भी आपने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के बारे में कुछ बताइए ना।
मुझे ऐसा मौका मिला कि एक मूवी बनाने के लिए, तो मैं डायरेक्शन में उतरी। मैंने कहा चलो ये मेरा पहला डायरेक्शन है। तो मुझे दिमाग में आया कुछ सोशल कॉज लेना चाहिए। पता नहीं, मैं इतना कुछ कंटेंट बनाती हूँ, कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था, और एक्ट्रेस तो मैं थी ही, थिएटर में भी काफी कुछ सीखी थी, और इंस्टाग्राम पे रही सही कसर भी पूरी हो गई। आप अच्छा छोटा छोटा कंटेंट खुद ही सोच के बनाते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ सोशल कॉज के मुद्दे को उठाऊं। तो मुझे समझ में आया कि रेप के ऊपर बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाई है, और रेप को अगर उठाया भी है तो रेप के बाद जो मर्डर कर दी जा रही हैं बालिकाएं, महिलाएं, उस मुद्दे को बहुत कम उठाया गया है। एंड एमपी बीइंग सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इसके रेट्स अगर हम रेप के मामले में देखें, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैं ऐसे प्रदेश में हूँ जहाँ पर है। तो शायद मैं एक ऐसी मूवी बनाऊं जिसको देख करके लोगों को लगे कि नहीं यार, वाकई में ये गलत हो रहा है, ये कुछ तो कुछ अगर उनकी सोच बदलती है तो मेरा एक इस तरीके से सोसाइटी के लिए कुछ हो जाएगा। तो मैंने रेप जैसे मुद्दे के ऊपर, और बीइंग अ फीमेल डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ही इस मुद्दे पे एक फीमेल के लिए बात नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा। तो इसलिए फिर उसमें एक्टिंग भी मैंने करी, बच्ची की एक्टिंग थी, विलेन का रोल बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो एडिटर बहुत अच्छे थे, सभी लोगों की एक अच्छी टीम हमारी बनी। और भोपाल में हमारे शूट के लिए आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे यहाँ फ्लोर पे एक साथ कितनी कितनी मूवीज आ रही हैं, वेब सीरीज की शूट्स चल रहे हैं भोपाल में, लोकेशन इतनी अच्छी है। तो इसी तरीके से भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन ली और उसकी शूटिंग करी, एंड फिर वो नॉमिनेट हुई थी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। तो एक बड़ी बात होती है, वहां पर प्रदर्शन हुआ मूवी का, राजा बंदेला जी ने बहुत तारीफ करी, और बहुत खुशी है मुझे। बस ये है कि उसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ। जैसे मैंने सोचा साल में एक ही बना पाऊंगी मतलब उसमें भी क्योंकि मेहनत तो बहुत लग जाती है, और थोड़ा सा डायरेक्टर को ऊपर बहुत, उसको बहुत स्ट्रेस रहता है। तो इसलिए जब तक काम अच्छा नहीं हो, एक एक एक्टर से एक्टिंग निकलवाना, या एडिटिंग के बाद भी एडिटर के साथ भी बैठना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बट मैं ऐसा ही सोशल कॉजेस ही उठाऊंगी, और साल में एक मूवी, बाकी जब तक मुझे मिलेगा मैं कंटेंट के थ्रू बनाती रहूंगी। वेरी गुड। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका कोई एक अच्छा अनुभव जो सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिला हो, या आपके आपके काम से आपको मिला हो, जिससे लोग प्रेरित हो सके। एक तो ऐसा किस्सा है कि कुछ टाइम पहले एक मेरी फ्रेंड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, और टीचिंग और स्टूडेंट्स, कॉलेज लाइफ के ऊपर ऐसा डिस्कशन चल रहा था। तो बातों बातों में उन्होंने बताया, रश्मि मेरी क्लास की बहुत ब्रिलियंट 3-4 लड़कियां ड्रॉप आउट हो गई हैं और बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो वो मैम जुड़ी हुई थी, मैं नहीं देख सकती थी उनकी प्रोफाइल पे। तो फिर मैंने कहा किस तरीके से, बोलते देखो 25-25 हजार के पर्सेस आते हैं, ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, ये सब। तो मैं आज से अगर बात करूं तो ये 4 साल पहले की बात है, जिसको ऐसा भी होता है, अच्छा ये गिफ्ट में आते हैं और इसके लिए उनको पैसा भी मिलता है। तो मेरे लिए बड़ी अनोखी बात हो रही थी। और वो कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी उन्होंने इसके लिए, वो वेल स्टेब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर और एक तरीके से वो एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था। तो मुझे भी नहीं पता चला, वो कहीं दिल में कहीं हिट कर गई होगी वो चीज, और आज मैं उस स्थिति पे पहुंच गई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज भी वो बात नहीं भूल रही हूँ। कैसे बातों बातों में उन्होंने 2-3 लड़कियों के किस्से बताए थे, और आज मैं भी उसी पोजीशन पे हूँ कि आपको ब्रांड्स प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, उसके साथ में आप कमा भी रहे हो, आपका अमाउंट भी आ रही है। और मतलब मुझे लगता है कि मैंने शायद 2 साल में कोई कपड़ा, कुछ भी चीज खरीदी नहीं, मतलब सभी चीजें आपकी हो जाती है। और ये चीज में एज ए ड्रीम लग रहा था आपको, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, आपका दायित्व भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ब्रांड्स को आप कैसे प्रमोट करते हो। तो मुझे थोड़ा सा फायदा मेरी फील्ड का मिल जाता है, क्योंकि मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया हुआ है, तो मुझे मार्केटिंग करनी अच्छे से आती है, दूसरे लोगों की मार्केटिंग कैसे की जाए, तो मैं वो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो एक किस्सा तो ये है। दूसरा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। मेरी एक रैंडम, हम 4-5 फ्रेंड्स बैठे थे, मैंने कहा चलो कुछ पोजेस बनाते हैं, और पोजेस ऐसे तुमाना ऐसे करके मैंने उसी वक्त सिखाया, रैंडमली, कोई तैयारी नहीं, कोई दिमाग में नहीं। फ्रेंड्स भी, अरे हमसे नहीं होगा, मैंने कहा अरे होगा, रुको। जहाँ बैठे हुए थे उस होटल में, बंदे को पकड़ाया मोबाइल और हमने ऐसे बनाए। फिर मैंने उसकी एडिटिंग प्रॉपर करी घर जाके, और वो डाला है। वो पोस्ट 3 बार डाल चुके हैं, उसको रिपीट कर करके, और वो 20 मिलियन से ऊपर जा रही है बार बार।
और हजारों, मतलब 5 की फिगर में हजारों में शेयर्स हो रहे हैं उसके स्टोरीज पे, और लोग जगह जगह पे उसको शेयर कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है ये देख करके। और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि, मैं तो जब देखा तो बहुत वायरल तो हुई, लेकिन जब मैं देखती हूँ शेयर्स कितने हुए, सेव कितने हुए, और महिलाएं, पूरी महिलाएं उसको अपनी स्टोरी पे शेयर करती हैं, अननोन फीमेल्स। तो इसी के माध्यम से मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी कि उनको कंटेंट इतना पसंद आया, उनके बहुत काम का आया, और उनको मतलब किटी पार्टीज में उन्होंने यूज किया उसको, फ्रेंड्स ने आपस में बोलते हैं हम लोग बस खाते थे, गेम खेलते थे, आ जाते थे। फिर हमने भी इस तरीके से दोस्ती का एक अपना रील बनाई, और ये हमेशा के लिए हो गई। आपको देख के सीखे, बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं दिल को सुकून देता है कि जो लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम फालतू की चीज है, मुझे तो ऐसा लगता है कितना प्यार इसमें से बट रहा है अपने आप में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा फिर ये सब सुन के। चलिए, आपकी जर्नी बहुत अच्छी लगी हमें भी, और हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर हमारे आपका आशीर्वाद है ये सब जो आज हम पहुंचे हैं। सर ने मुझे ग्रेजुएशन में हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, तो सर से ही मैंने अकाउंटेंसी की कोचिंग भी ली है, अकाउंटेंसी पढ़ी, और बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स से मैं पास हुई हूँ ग्रेजुएशन में। अकाउंट्स जो मेरा मेन सब्जेक्ट हुआ करता था, और सबसे बड़ी बात, जो अकाउंट्स का एक डर रहता है वो डर भगा दिया। सर की स्टाइल इतनी अच्छी थी, और इतने सालों बाद भी सर का आशीर्वाद बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू आपको सर। आपको भी, आपने इतना टाइम निकाला। सर आपके लिए तो टाइम होते नहीं है। थैंक यू Thank you, वेरी sir. मच।